अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पिछले दौर में जुमे के दिन किसी और पर भारी हुआ करते थे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बड़ा भारी जुमा है आज का। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को गैर आईनी करार देते हुए बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने में नाकाम रही है, जबकि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ हर फोरम पर अपील करने का ऐलान करते हुए इस फैसले पर लंदन प्लान का हिस्सा होने का इल्ज़ाम भी लगा दिया है। अच्छा, दूसरी तरफ नाज़रीन, अवामी नेशनल पार्टी के इंतखाबी निशान लालटेन पर भी तलवार लटक रही है। 2019 मई में आखिरी मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने वाली ANP मई 2023 में आइन के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने थे, लेकिन ANP को इस पर तौसी दी गई थी। लेकिन ANP ने मजीद 6 माह की तौसी मांगी थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ फैसला महफूज किया था, जो किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। इस सियासी हलचल के दौरान दूसरी तरफ मुल्क भर में इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला ये भी ऑब्वियसली जारी है। NA 89 मियांवाली तहरीक इंसाफ के बानी, मानसेरा NA 15 नून लीग के बानी नवाज शरीफ, कसूर NA 132 शहबाज शरीफ, लोधरा NA 125 इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन, खानेवाल NA 147, लाहौर 117 और 119 इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान, लाहौर NA 128 पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, नवाब शाह NA 207 साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, कराची NA 239 जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजल रहमान, लोअर दीर NA 7 जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक, कराची NA 240 फारूक सत्तार, नौशहरा NA 33 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबरा परवेज़ खटक के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। कागजात तो जमा हो गए हैं, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ के बानी इलेक्शन लड़ सकेंगे? क्योंकि जो नाअहली का स्टेटस है उनका वो अभी बरकरार है। सीट एडजस्टमेंट पर सियासी जमातों में मुज़ाकरात भी जारी हैं। नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान भी डेडलॉक बरकरार है। और इसी हलचल के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड की जो शिकायत है, इस पर इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ की शिकायत दूर करने की हिदायत की है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई है। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ इससे मुतमईन है? और क्या कल से इलेक्शन कमीशन हमें कोई एक्शन लेता हुआ दिखाई देगा? बानी तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में ज़मानत की दरख्वास्त के मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों PTI रहनुमाओं की ज़मानत भी मंजूर की। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालत बुनियादी हुकूक़ की मुहाफ़िज़ है, साबिक़ वज़ीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। ज़मानत की मंजूरी के बाद ये तासुर पैदा हो गया कि शायद साइफर केस अब ख़त्म हो गया है और इसका कोई मुस्तक़बिल नहीं है। लेकिन आज शाम को जारी साइफर केस में ज़मानत के तहरीरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन ट्रायल को मुतासर नहीं करेगी और बानी PTI ज़मानत का गलत इस्तेमाल करें तो ट्रायल कोर्ट इसे मनसूख भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साइफर केस में ज़मानत पर रिहाई की मंजूरी के बाद भी बानी PTI की रिहाई मुमकिन नहीं है, क्योंकि तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड के केस में भी वो गिरफ्तार हैं। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे मनों में मुझे हाफिज़ हमदुल्ला साहब JUIFA के सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर रहे हैं, जहांगीर जदून साहब सीनियर लॉयर हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं महमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। तीनों मेहमान मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों की इजाज़त से मैं ज़रा चाह रही हूँ कि मैं आगाज़ हुमायूं महमद साहब से करूँ। हुमायूं महमद साहब से मैं आगाज़ करना चाह रही थी, लेकिन वो शायद अभी तक उन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया है। सर, हाफिज़ हमदुल्ला साहब, कैसा देख रहे हैं आज का ये जो फैसला है? एक ऐसी सियासी जमात जो सर पिछले इलेक्शन में बरसर इक़्तिदार थी, इस इलेक्शन में उसका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर नहीं होगा, ऐसे इलेक्शन की क्या साख देखते हैं आप? और क्या इलेक्शन के बाद जो हम एक इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो शर्मिंदा ताबीर होता हुआ नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बल्ले का निशान वापस लेना, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलादम करार देना, ये कोई तिजारती और कारोबारी मसला नहीं है। न किसी मस्जिद की इमामत और खिताबत का मसला है, न किसी प्रोफेसर की और लेक्चरर की टीचिंग का मसला है, ठीक है ना। ये कानूनी और आइनी मसला है। तो अगर कानून और आइन के हवाले से इनकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलादम करार दिया गया है
तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? आपने सुना मेरे बात? जी जी बिल्कुल। आपकी ध्यान कहीं और नहीं, मैं एसी भी साथ साथ चलवा रही हूँ। अच्छा, स्टूडियो में थोड़ी गर्मी भी तो ये काम पहले ही पूरा होना चाहिए, क्योंकि हमारी तवज्जो, आपकी तवज्जो खराब होने के साथ साथ हमारी तवज्जो में तो आपने बताइए मैंने क्या कहा? आप कह रहे हैं कि आपके लिए जो फील्ड है ये कोई कारोबारी मामला नहीं है, जो भी सारी चीजें हो रही हैं। और आगे क्या आगे आप अपनी बात मुकम्मल करें। आगे क्या कहा? सर आप मुझे मुश्किल में डालने की कोशिश करें, मैं आपकी बात याद तो नहीं करूँगी ना। मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। अकबर बाबर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह साहब जो है ना आज मुकम्मल मूड में आए हुए, लेकिन मैं बात करती हूँ सर, जरा अकबर बाबर साहब से भी बात करना इजाजत दें मुझे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अकबर बाबर साहब। सर आप लेकर गए थे अपनी अपील इलेक्शन कमीशन के पास, और आज इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया, बल्ले का निशान भी ले लिया गया, तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट जाएगी। तो अब आगे आपका क्या प्लान है? क्या उनके खिलाफ फिर पीछे पीछे हाई कोर्ट भी जाएंगे अकबर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने हमें दोबारा सुरखरू किया। आपको याद होगा कि 8 साल फॉर्म फंडिंग केस लड़ा और फिर 2 अगस्त को अल्लाह ने कामयाबी नसीब की। वो भी बड़ा मकसद था कि सियासी जमातों की जो फंडिंग के मामलात हैं उसको बड़ी बारीक बीनी से देखा जाना चाहिए। ये कानूनी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, और अब माशाल्लाह इलेक्शन कमीशन में एक पूरा पॉलिटिकल फाइनेंस विंग बन चुका है, जिसमें जिसकी सलाहियत भी है, और ये मामलात अब वहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। और आज जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से जो फैसला है, ये भी एक माइलस्टोन है, और ये इसकी अहमियत तो बहुत इसलिए भी ज्यादा है कि देखिए जमहूरियत की जो बुनियाद होती है वो सियासी जमातें होती है। अगर वो सियासी जमातें खुद जमहूरी ना हो और जमहूरियत के बुनियादी असूलों को ना अपनाए तो आपकी जमहूरियत की बुनियादें खोखली होती हैं, उस पर एक जमहूरी इमारत बन ही नहीं सकती। और यही वो हमारा मखमसा है कि हम इलेक्शन भी कराते हैं और फिर ऐसी क़यादत भी सामने नहीं आती जो हमारे मसाइल का हल कर सके, हमारी मईशत को बेहतर कर सके। सर, आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा? देखिए हम तो इस मामले को जिस हद तक ले जा सकते हैं, अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो हम साथ चलेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि हम वो हकायक और सबूत जो हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखे और वो उसको उन इदारों के सामने भी रखे। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन को हमें चाहिए कि हम सब मिलकर, और खासकर ये जो आईनी इदारे हैं, जो हायर जुडिशरी है, सुपीरियर जुडिशरी है, उनको भी चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन के हाथ मजबूत करें, कमजोर ना करें। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सी इसमें एक ट्रेडिशन है कि इलेक्शन कमीशन का भी फैसला भी नहीं आया था तो इसको रोक दिया गया, फैसला करने से रोक दिया गया। फैसले करने के बाद तो आप अपील में जा सकते हैं। मसलन भारत जहाँ पे शायद जमहूरियत हमसे ज्यादा मुस्तहकम है, तो वहां पे अगर आप देखिए कि जब एक दफा स्केड्यूल इलेक्शन का अनाउंस कर दें तो वहाँ इलेक्शन कमीशन के किसी फैसले को कोई अदालत नहीं चैलेंज कर सकती, यानी सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सकती। इतना उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन को मजबूत किया। देखिए वो एक आईनी इदारा है। सर हमारे पास और भारत में बहुत सारी कदरें जो है वो मुख्तलिफ हैं। मुझे बताएं, अगर फिर से इंतखाबात होते हैं तो वैसे तो अब टाइम इतना बचा नहीं है, लेकिन अगर फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि इससे पहले भी एक मौका तो मिला ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो अगर अभी भी मौका मिल जाता है तो क्या आप चेयरमैनशिप के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे? देखिए हम पहले भी 1 दिसंबर को गए थे और हमने पीटीआई के दफ्तर में जब ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा इनको आखिरी मौका दिया गया था 20 दिन का और 7 दिन में रिपोर्ट देनी थी, तो हम खुद ही गए क्योंकि कंफ्यूजन थी, किसी को कुछ पता ही नहीं था। हम मरकजी दफ्तर गए, हमने 3 बुनियादी दरख्वास्तें रखी उनके सामने। वो सारी मामला जो है रिकॉर्डेड है वीडियो पे, वो सबूत भी इलेक्शन कमीशन के पास है। उसमें हमने कहा था कि जी हमें कागजात नामजदगी दें, हमें इलेक्शन के कवायद और ज़वाबित दीजिए, और हमें जो वोटर लिस्ट है वो दीजिए ताकि हम इस इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। अब जब हमें कवायद और ज़वाबित ही नहीं मिले, हमें वोटर लिस्ट ही नहीं मिले, हमें कागजात नामजदगी नहीं मिले, तो हम जाहिर है उसके बाद हमने आपस में मुशावरत करनी थी कि अगर पैनल चलें वो तो इलेक्शन हो गया ना कलअदम, अब नेक्स्ट प्लान बताइए। अगर इंतखाबात होते हैं दोबारा इंट्रा पार्टी तो क्या आप कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे? हम अपना बुनियादी जो हक है और जो हर सियासी पार्टी के वर्कर का बुनियादी आईनी कानूनी हक है कि वो अपनी जमात की क़यादत का इंतखाब करे, इस हक और इस अमल में हम यकीनन हिस्सा लेंगे। लेकिन जाहिर है अभी नए अगर इलेक्शन के लिए भी इलेक्शन कमीशन ही इजाजत देगा, या कोई, हमने तो रिक्वेस्ट की थी कि आप कोई मॉनिटर्स मुकर्रर करें
ताकि एक इंडिपेंडेंटली दोबारा अमल शफाफ हो, क्योंकि उन्होंने एक ये आखिरी मौका भी गवा दिया। इसके बाद क्या सूरत हाल बनती है, जाहिर है उस पर इलेक्शन कमीशन के क्या डायरेक्शन। ये तो वाजे करें, चले आज नहीं 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद दोबारा होते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन, तो आप या जो आपके हिमायती हैं उनमें से कोई होगा चेयरमैनशिप के लिए उम्मीदवार पीटीआई में? ये क्यों नहीं होगा, यकीनन होगा। हम आपस में मुशावरत करें। मुझसे सईदुल्लाह खान नियाजी है, इमरान के फर्स्ट कजन, पीटीआई के फाउंडिंग प्रेसिडेंट पंजाब, वो बार बार मुझसे रब्ता कर रहे थे कि अकबर मैंने इस इलेक्शन में हिस्सा लेना है, मेरे लिए भी कागजात नामजदगी लाओ। अब जब कागजात नामजदगी है ही नहीं और उन्होंने हमें कह दिया, साफ साफ कह दिया मरकजी दफ्तर के इंचार्ज थे कि जी कागजात नामजदगी है ही नहीं, तो हम आपको क्या दें। तो जाहिर है कि वो तमाम अमल ही हमारा रुक गया। तो ऐसे बहुत सारे बुनियादी जो वर्कर्स हैं, फाउंडिंग मेंबर्स हैं और जो हैं जिन्होंने बड़ी काविशें की अपनी जिंदगी के। सर मैं ऐसे कह लूं, अकबर साहब मैं ऐसे कह लूं कि जब भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं पीटीआई के, अकबर एस बाबर कॉन्टेस्ट करेंगे चेयरमैनशिप के लिए? नहीं, मैं देखिए ये मेरी जो जंग है वो ये नहीं है कि मुझे चेयरमैन बनाया जाए। मुझे इमरान खान ने 2 दफा सेक्रेटरी जनरल बनने की ऑफर की थी। मैंने दोनों दफा माजरत की कि जी मेरे पास वो वसाइल नहीं है कि एक मरकजी ऐसा ओहदा जिसमें आपको बड़ी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो मेरा ये हरगिज मकसद नहीं है कि मैं अपने आप को चेयरमैन हूँ। मेरा मकसद है पीटीआई के वर्करों को उनके बुनियादी आईनी हक और हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। बहुत किसको इलेक्ट करें। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अकबर एस बाबर साहब साथ मौजूद थे जहांगीर जदून से, बड़े दिनों के प्रोग्राम में आप शामिल हुए हैं। सर इलेक्शन कमीशन का फैसला देख लिया आपने, तहरीक इंसाफ अब बात करिए कि ये रिलीफ के सिलसिले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पहले तो ये कि आपको किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिटेन कर सकती है, दोबारा अपना बल्ले का निशान वापस ले सकती है? देखिए पहले ज़रा मैं आपको उसका बैकग्राउंड बता दूं। जब 2017 का एक्ट पास हुआ था तो उसमें सारी जो पार्टियां थी वो ऑलमोस्ट शामिल थी। तो वो इलेक्शन कमीशन ने एक प्रपोजल दी कि हम आपके जो इंटर पार्टी इलेक्शन होते हैं उनको सुपरवाइज करना चाहते हैं, कोई इलेक्शन एक्ट में प्रोविजन डाल दें। तो किसी पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया कि हम अपने इंटरनल मामलात में इलेक्शन कमीशन का काम, उन्होंने कहा जी नेशनल आप इलेक्शन इंटरवीन करने दें। उसके बाद एक जो सेक्शन है 209 और 2010, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2010 जो है वो फंडिंग के चेयरमैन जो पार्टी के वो सर्टिफिकेट देता है कि पार्टी कोई प्रोहिबिटेड और फॉरेन फंडिंग जो है वो नहीं ले रही। और 209 में चेयरमैन जो एक सर्टिफिकेट देता है कि मैं पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो हुए हैं, फलाने बंदे जो हैं ये इलेक्ट हो गए हैं और ये एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हुए। तो मेरे ख्याल में जो इनका स्ट्रॉन्ग केस बनता था ना, इनका अगर पार्टी सिंबल ले लेते तो वो आर्टिकल सेक्शन 210 का बनता था, फॉरेन फंडिंग का। तो 7 साल इलेक्शन कमीशन ने लगाया, पता नहीं क्यों इतना अरसा लगाया इलेक्शन कमीशन। तो इंटर पार्टी इलेक्शन में अब वो कहते हैं जी इनके इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं हुए। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन, फिर इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन अगर कॉन्स्टिट्यूशन देख सकता है, पार्टी के इलेक्शन दे सकता है, तो अगर ये पावर आज इलेक्शन कमीशन को दे दी जाती है तो फिर तो उसका मकसद जो है इनडायरेक्टली हल हो गया। तो सारी पार्टियों के इलेक्शन जिस वक्त मर्जी हो गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, 2 बंदे खड़े हो जाएंगे कि जी हम चेयरमैन का वो इलेक्शन लड़ना चाहिए। किसी पार्टी में एज सच फेयर इलेक्शन नहीं होते, ये ऑनेस्टली बात है। इसमें अगर कोई बात की उसकी वजह यह है कि देखें आप इतने मौलाना फजल रहमान साहब के सामने कौन इलेक्शन लड़ेगा, नवाज शरीफ के सामने कौन इलेक्शन लड़ेगा, इमरान खान के मुकाबले में वो लड़ नहीं सकते। लीडरशिप का एक स्टेटस है ना, या वो चेयरमैन बन जाएंगे। अगर जिस तरह अकबर एस बाबर साहब क्या इलेक्शन लड़ेंगे, ये इमरान खान के मुकाबले में लोग इनको चेयरमैन कर लेंगे, या मौलाना साहब के नहीं, मतलब एक जिस बंदे का आप कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग ग्राउंड था फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, लेकिन इसमें उनको दे दिया। अब मेरा ख्याल ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो बड़ा शॉर्टकट है। मेरा ख्याल है कि इनको रिलीफ मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। ठीक अब्दुल्ला साहब, ये 2018 के इलेक्शन के वक्त भी कुछ इसी तरह का हुआ था। सेनेट इलेक्शन में नून लीग से निशान छिना गया था, फिर ऑब्वियसली जिस तरह से उनके उम्मीदवार थे वो तमाम आज़ाद करार पाए थे। इस बार पीटीआई के साथ ये हो रहा है, थोड़ा तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। तो आपको नहीं लगता कि हम आगे बढ़ने के बजाय सर एक चौरंगी है, उसी चौरंगी में घूमे जा रहे हैं, जहाँ से चले थे घूम फिर के वापस फिर वहीं खड़े हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि अगर हम मुल्क में साफ़ और शफाफ इलेक्शन और इंतखाबात चाहते हैं, जो तकाज़ा भी है और क़ानून का तकाज़ा भी है, और इसी को हम बुनियाद समझते हैं सियासी इस्तेहकाम और जमहूरी इस्तेहकाम के लिए, सिविल सुप्रीमेसी के लिए, पार्लियामेंट को ताकतवर बनाने के लिए और माशी इस्तेहकाम के लिए, तो फिर पार्टी के अंदर जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो तो वहाँ क्यों हम साफ और शफाफ इलेक्शन ना करें, किसी किस्म की खदशात से महफूज, एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात से बालातर, किसी किस्म की धांधली
और झूठ से पाक इलेक्शन हम क्यों नहीं करते हैं? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर वाकई हम इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, ये उसूली बात है, वो मेरी पार्टी हो। तो अब ये मिसाल बन गई है सर, जो पीटीआई के साथ आज हुआ है, फिर वो आपकी जमात के साथ भी, फिर वो पीएमएलएन के साथ भी, पीपल्स पार्टी के साथ भी, समझते हैं? मैं अर्ज़ करूँ ना, जी जी, ख्वाह पीटीआई हो या पीएमएलएन हो, पीपल्स हो, जेयूआई हो, जो भी पार्टी हो, अगर वो वाकई चाहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत मुस्तहकम हो, तो सबसे पहले वो पार्टी में जमहूरियत को मुस्तहकम करें। यानी उसकी आगाज़ यहाँ से होता है कि आप साफ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद अपनी पार्टी में करें। कम से कम उस इलेक्टोरल कॉलेज का तो उस इलेक्शन पर एतमाद हो जो वोट इस्तेमाल करते हैं कि इसको हमने सदर पार्टी बनाना है, इसको हमने जनरल सेक्रेटरी बनाना है, इसको हमने प्रेस सेक्रेटरी बनाना है, फलाना बनाना है। अगर उसूल ये है तो फिर पार्टी के लिए क्यों नहीं? अगर फ़र्ज़ करें हम तारीख़ी मिसालों से हट कर कुरान का हवाला दें, अल्लाह ताला ने सबसे पहले हमें यानी ईमान वालों को मुखातब करके कहा कि सबसे पहले अपने आप का इस्लाह करो। तो अगर हम माशरे में तब्दीली चाहते हैं, तो अगर हम मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, तो अपने घर से शुरू करें। हाँ, तो अपनी पार्टी से शुरू करें। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये उसूल है। अब आइए पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो या पीएमएलएन की, वो तो हर पार्टी अपना बता सकते हैं, लेकिन अकबर एस बाबर जो उसका बानी रुकन है पीटीआई की, और केस है इलेक्शन कमीशन में, तो एक तरफ फरीकैन है, कल का बनाया हुआ चेयरमैन गाली गवर साहब वो है और वो फरीक है, दूसरा फरीक अकबर एस बाबर है कोई और। इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, वो कानून के और आइन के दायरे में उनके नुकात को सामने रख कर वो देखते हैं। अगर वो फैसला करते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ है, सही नहीं है, उसमें धांधली है या उसमें उसूलों की पामाली हुई है या कवायद और जवाबित जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के उसको मद्देनज़र नहीं रखा गया है, उस बुनियाद पर अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलादम करार देते हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई कबाहत नहीं है। आप कह रहे हैं कि फिर ये कानूनी मसला है ना। ठीक। मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर ये फरमाइए, फैसला आ गया आज आप लोगों के लिए, इंतखाबी निशान से महरूम हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब आप लोग गालिबन डिसाइड कर चुके हैं हाई कोर्ट जाने का, तो सर क्या फौरी अपील में जा रहे हैं, स्टे लेंगे अदालत जज से जाकर, क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी आपने मुझे लेने का और मेरे मौक़िफ़ का बात करने का। इस तरह के मैंने जो बातें सुनी है ना, उसमें बिल्कुल सही कहते हैं हमदुल्ला साहब कि हमें अपनी गिरबान में झांकना चाहिए और पहले अपनी इस्लाह करना चाहिए, और फिर जब हम अपनी इस्लाह नहीं करते और औरों के बारे में इस किस्म की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हमारे तरफ तो मेरे बेटे के अलावा कोई और नहीं आ सकता, मेरे फलाने के अलावा कोई और नहीं, मेरी बेटी के अलावा कोई और नहीं आ सकता, और वहाँ पे भी सारे के सारे इलेक्शंस जो है ना वो अनअपोज्ड होते हैं। ये याद रखें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला इलेक्शन है जिसमें अनअपोज्ड इलेक्शन हुआ है, उससे पहले हमेशा वोट डलते थे, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। और उसकी वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन ने वो जो नोटिफिकेशन जो उनको अगस्त के एंड सितंबर में बता देना चाहिए था, उसके ऊपर 2.5 महीने बैठ के उन्होंने महफूज रखा। मुझे नहीं पता किस चीज़ से महफूज कर रहे थे, क्या उसको कोई फफूंदी लगने वाली थी, क्या मसला था कि उसको महफूज रखा हुआ था। आप बता देते हमें उसमें कि सितंबर में भाई कि आप इलेक्शन कराओ, ठीक नहीं है, हम उसका पूरे तरीके से इलेक्शन कराते जैसे हम हमेशा कराते थे। अब बात आ जाती है कि जो अकबर एस बाबर ने जो इसके ऊपर एतराज़ उठाया, मैं मानता हूँ इस बात को कि उनके पास एक हाई कोर्ट का एक टुकड़ा है, कागज़ है कि जिसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ बानी रुकन है, उसमें हाई कोर्ट की ज़रूरत नहीं, वो हमारे बानी रुकन थे, वो हमारे अभी वो हमारे रुकन नहीं हैं। इस वक्त अगर फ़र्ज़ करें, मैं एक मिसाल देता हूँ कि मैं अगर पाकिस्तान की शहरियत से ख़त्म करके, दोहरी शहरियत नहीं, पाकिस्तान की शहरियत ख़त्म करके किसी और मुल्क चला जाता हूँ और यहाँ पे आके फिर जब मेरी शहरियत नहीं होती, मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं होता, मेरा कुछ नहीं होता, मैं आके कहता हूँ कि जी ये किसी ज़माने में मेरा शनाख्ती कार्ड था, मुझे आप इलेक्शन के लिए मुझे पेपर्स दें, क्या मुझे पेपर्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अब इसके बेसिस पे हम इलेक्शन कमीशन को ये कह दें कि यार ये तो सारे इलेक्शन ही गलत हैं,
देखिए इस तरह नहीं होता। अगर अगर आपका एक प्री डिटर्मिन्ड माइंड है और आपने कोई बात करनी है तो वो कहते हैं जब दिल ही न चाहे तो बातें हजार हैं, ठीक है। तो आपने एक ऐसे शख्स को जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एज ऑफ टुडे रुकन ही नहीं है, आपने उसका सुना क्यों है, किस बेसिस पे सुना है? सिर्फ इस वजह से कि वो बानी था? मेमन साहब अब आपको यकीन है सर, अब आप लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर आप लोगों का, क्योंकि ऑब्वियसली ये बात तो हो रही थी और गालिबन ये ज़बान ज़द आम भी थी, तो प्लानिंग कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने की हुई होगी, कोई ना कोई हिकमत अमली तो होगी आप लोगों की। तो अभी आप लोगों का क्या है प्लान आगे, और आपको लगता है कि इंतखाबी निशान आप लोग वापस ले लेंगे? देखिए इस तरह है कि इस इंतखाबी निशान का फ़र्क पड़ता है, हर एक को फ़र्क पड़ता है, हमें भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। उसकी वजह यह हमारे बहुत सारे जो हमारे वोटर्स हैं वो बेचारे बड़े मासूम हैं, वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद को शायद ना जानते हो, लेकिन वो बल्ले के निशान को जानते हैं, ठीक है। तो वो बल्ले के निशान पे करते हैं, लेकिन जब बल्ले का निशान नहीं होगा तो उनको थोड़ी सी तकलीफ होगी, जरूर होगी, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन क्या हम लोग इससे पीछे हटेंगे? नहीं, हम आगे बढ़ के खेलेंगे। हम आगे बढ़ के इस लिहाज से खेलेंगे, हम इलेक्शन पहले तो हम इसको चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में, फिर चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट ने हमें फैसला ना दिया तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़ने वालों में से हैं। हम अपने ये नहीं है कि हम लोग जाके आराम से बैठ जाएं और फिर उसके बाद कंप्लेन करना शुरू कर दें, हम अपने हक के लिए लड़ने वालों में से हैं, ठीक है। तो हम आखिरी वक्त तक करेंगे। अगर उसके बाद भी ना हुआ तो मैदान में हम उतरेंगे। अगर हम मैदान में उतरेंगे उसी तरीके से कि हमारे पास वो कहते हैं ना कि अगर यकीन हो आपको, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा जो कट जाती है जंजीरें, तो जब आपके अंदर अपने ऊपर यकीन हो ना तो फिर इन जंजीरों से इंसान तोड़ के आगे निकल जाता है, ठीक है। यानी अगर आप जाके हम इलेक्शन में जाएंगे तो फिर उसके बाद आपके पास आजाद, एक मिनट, हम एज एन आज़ाद लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार एक आज़ाद जो इलेक्टेड लोग हैं वो हुकूमत बनाएंगे। कोई पार्टी नहीं बनाएगी, आज़ाद हुकूमत होगी और आज़ाद लोगों की, आज़ाद मुमलिकत की आज़ाद हुकूमत होगी। ठीक, सही। बानी ने पीटीआई के इलेक्शन लड़ने पर भी बड़े सवालिया निशान लग रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उनका जमानतें तो हो रही हैं लेकिन वो स्टेटस उनका बरकरार है। इस पर मैं अपने तीनों मेहमानों से बात करूंगी। मुझे कोई ब्रेक की कॉल दी जा रही है, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहूँगी। जदून साहब, ये बानी पीटीआई के इलेक्शन लड़ने के ऊपर बड़े सवालिया निशान लगे हुए सर। उनकी ऑब्वियसली ज़मानतें हो रही हैं लेकिन जो उनका स्टेटस है नाअहली वाला वो अभी तक बरकरार है। अब हाई कोर्ट फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर चुकी है, कोई और ऑप्शन अभी बचता है? इलेक्शन लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए उनकी जो तोशाखाना में कन्विक्शन हुई थी तो उसमें उन्होंने आके जो एक तो पहली जो उन्होंने उनकी जो सज़ा थी वो सस्पेंड हो गई, लेकिन कन्वेक्शन जो है ना वो अभी मेंटेन है। तो कन्वेक्शन पे हाई कोर्ट एग्री नहीं हुई, उन्होंने कहा जी हम कन्वेक्शन सस्पेंड नहीं करते। तो जब तक उनकी कन्वेक्शन सस्पेंड नहीं होती तब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और तो अभी साथ मियां साहब के स्टेटस के हवाले से भी बता दीजिएगा, तमाम केसेस में बाइज्जत बरी हो रहे हैं लेकिन वो नाअहली वाले, वो मैं आपको बताता हूँ पहले ही सुन। अब इसमें उन्होंने जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला दिया है उसमें वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। तो अब अगले हफ्ते में 2 हफ्ते में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला लेती है। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का तल्लुक है, उनका जो उन्होंने एक NA 15 से मैंने ही उनके आज नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराएं, तो उसमें यह है कि जो 62(1)(f) की जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने की थी, उसके बाद इलेक्शन एक्ट की जो सेक्शन 232 है उसमें तरमीम करके उन्होंने जो डिसक्वालिफिकेशन थी 62(1)(f) की उसको 5 साल के लिए कर दिए। तो अब वो भी केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी को कोई और केस में फिक्स किया हुआ है, पब्लिक को नोटिस भी दिया है कि कोई आदमी अगर इसका नाअहली का फॉर लाइफ जो है तो वो आए सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरे ख्याल में मैं अंदाज़ा ये जो मैं बर्सी करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जितने भी आजकल जो जजेस हैं वो पार्लियामेंट कहते हैं सोवरेनिटी को और सुपरमेसी को मानना चाहिए। वो अपनी कहते हैं जी पार्लियामेंट को अपना काम करना है, हम अपना काम करें। तो इसमें मुझे लगता है कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है वो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी। अदरवाइज भी उमरता बंदयाल साहब जो चले गए चीफ जस्टिस, उन्होंने बेशुमार जजमेंट दिए। उन्होंने कहा जी अब वो खुद, हालांकि वो दे चुके थे नवाज शरीफ को, उसमें उनको भी थोड़ा इनपुट शामिल था, लेकिन कहते हैं जी कि एक बंदे को फॉर लाइफ जो है
ना, उसकी देखिए फंडामेंटल राइट है। एक बंदा मर्डर करता है, वो 20 साल 25 साल जो भी सजा निकाल के बाहर आता है, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। और एक बंदे ने एक झूठा केस में बने जी आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली है या एक कनाल जमीन डिक्लेयर नहीं की है, तो फिर इसी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि आप उसकी इंटेंशन को देखें कि उसने ये चीज़ क्यों छुपाई है। अगर थोड़ी बहुत भी, अगर उसने 2-4 हज़ार रुपये भी उसने डिक्लेयर नहीं किया तो आपको लाइफ डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो वो देखना है आपने कि इससे बेनिफिट क्या लिया है इस चीज़ से। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि क्लियर हो जाएगा। जब मेमन साहब, एक तो सर ये दो बातें मैं एक साथ आपसे पूछूंगी। एक तो आपकी पार्टी की जो बागडोर है वो इस वक्त वकला के हाथ में है, तो आज जो भी कुछ हुआ है सारा मामला, आपको नहीं लगता कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, या आपको लगता है कि जानबूझकर करवाई गई है? क्योंकि हामिद खान जैसे लोगों को आपने साइडलाइन किया और बैरिस्टर गौहर साहब वो चेयरमैनशिप के लिए सामने आए, तो सर क्या वकला ने कहीं कोई गलती कोताही की है मेमन साहब? देखिए जी, जितना मुझे मालूम है इसमें कोई चीज़ इलीगल नहीं हुई है, हर चीज़ ठीक ठाक हुई है, प्रोसीजर ठीक हुआ है। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो मेरी नज़र में है, जो इलेक्शन कमीशन मेरी नज़र में गलती कर रहा है, उन्होंने ये जो अकबर एस बाबर की बात पे उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कंप्लेंट की है कि उनको पेपर्स नहीं मिले। अब वो पेपर्स लेने जब मैं जाऊंगा, एक पॉलिटिकल पार्टी के उसमें जाऊंगा, फ़र्ज़ करें मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मेंबर नहीं हूँ, मैं चला जाता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऑफिस में और जाके कहता हूँ कि भाईजान मैंने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना है, मुझे आप अपने पेपर दे दो। क्या ये लोग मुझे पेपर देंगे? नहीं देंगे। वो कहेंगे कि भाई ये मुझे नहीं जानते ना, मैं कोई भी मेंबर हो सकता हूँ ना, ये कहेंगे अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाओ। एग्रीड, मैं अपना मेंबरशिप कार्ड मेरे पास होगा नहीं, ये कहेंगे भाई तुम मेंबर का कोई अच्छा। अब पीटीआई के पास एक ऐप है, उस ऐप में जितने भी पीटीआई के मेंबर्स हैं उनके शनाख्ती कार्ड दर्ज है। तो जब आप उसके अंदर अपना शनाख्ती कार्ड दर्ज करते हो, आपको बता देता है ऑटोमेटिकली कि भाई ये मेंबर है या नहीं है। जब अकबर एस बाबर या वो जो 5-6 बंदे जिन्होंने जब उन्होंने अपने नाम बताए, शनाख्ती कार्ड बताए, उनमें से किसी के शनाख्ती कार्ड पे एज अ मेंबर नहीं था, हम उनको क्यों देंगे? मुझे एक बात बताएं, मैं उनको क्यों अपने फॉर्म्स दूं? किस बेसिस के लिए दूं? मतलब मुझे समझ नहीं आती। इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा इदारा है जो सारा 5 साल इस एक काम के लिए तनख्वाह ले रहा है, वो इन चीजों को नहीं समझ सकता। फिर बाद में हम लोग शुरू हो जाते हैं इधर जाना। अगर हमने सब काम कोर्ट से ही करवाने। जी ठीक, मुझे ये भी बताएं सर, ये इंतखाबी निशान आपका चला गया है, लेकिन पीटीआई के बानी उनका इलेक्शन के हवाले से क्या फ्यूचर आप लोग देख रहे हैं? क्योंकि ये उनके कागजात मियांवाली से जमा हो गए हैं, ना अहली का फैसला अभी तक मुअत्तल नहीं हो सका है। फिर सेकेंडली ये कि लाहौर और इस्लामाबाद भी क्या है, वहाँ से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे, कराची से भी क्या कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे? पिछली दफ़ा तो जीते थे, फिर छोड़ दी थी वो सीट। देखिए, अब मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती। 2 चीज़ें हैं। एक है मेरे ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आता है कि मैं नाअहल हो जाता हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट अगर कहती है कि मैं लेट्स से 63(1)(f) या जिसके लिहाज से मैं नाअहल हो जाता हूँ, ठीक है, वो एक चीज़ है। एक है मेरे ख़िलाफ़ एक केस होता है, मैं अब एक मुझे उसमें सज़ा होती है, अब वो सज़ा मुअत्तल हो जाती है, वो सज़ा कहते हैं ख़त्म हो गई या नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती, अगर मेरी सज़ा ख़त्म हो गई तो मेरी नाअहली उसी केस में क्यों है? अगर किसी और केस में होती तो चलो मैं मान लेता, जैसे मियां नवाज शरीफ का है, उनका केस जो उनके ऊपर जो एतराज है किसी और चीज का, लेकिन जिन केसेस में उनके केस उनके ऊपर वो हो गया ना, अभी तो वो सजा मुअत्तल हो गई ना। इसका मतलब है सजा मुअत्तल हो गई। मुअत्तल किसे कहते हैं? खत्म होने को कहते हैं ना। अब उसके ऊपर करेंगे कि ये गलत है। चलो ठीक है, जो भी है, मुझे उसका नहीं पता, मैं इसलिए कह रहा था कि मुझे नहीं पता, लेकिन स्टिल मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर, और ये तोशाखाना के केस कोई केस नहीं है, इसके अंदर जिस लिहाज से चीफ जस्टिस साहब जो आजकल के चीफ जस्टिस हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने जो हुदैबिया पेपर मिल के ऊपर इसी बेसिस पे केस ख़त्म किया था कि उसकी वो जो मुद्दत थी उसके बाहर उसके अंदर अपील हुई थी। इसी तरीके इसके तो 180 दिन था, ये 2.5 साल बाद उठाया है। तो ये मुझे समझ नहीं है किस लिहाज से। देखिए,
इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी जिस सूरत में मर्जी हो, अगर इंडिपेंडेंट भी लड़ना है लड़ लेना है। अभी जैसे जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने अभी कहा है कि हर उस जगह से आप लोगों ने वो सनम जावेद को कहा है, उनके वाले साहब को पैगाम भिजवाया कि हर उस जगह से वो फाइल करेंगी जहां जहां से मरियम नवाज फाइल कर रही है, हर उस जगह से वो भी फाइल करेंगी कि हर जगह से उन्होंने उनके साथ इलेक्शन लड़ना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी तरीके से करेगी, एज एन आजाद करेगी। और एक बात याद रख लें, हम एज एन आजाद जीतेंगे। और आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। आपका ये रिटेन नहीं होता है इंतखाबी निशान, तो आप लोग आज़ाद कॉन्टेस्ट करेंगे, ठीक है सर। अल्हम्दुलिल्लाह साहब, ये जमीयत उलमा इस्लाम मुतमईन है सर, आप लोगों को मिल रही है लेवल प्लेइंग फील्ड, या कोई शिकवा है, शिकायत हैं अभी? देखिए, हमने 2-3 सवालात उठाए थे, आपको याद होगा पहले भी आपके शो में और दीगर शो में हम जिक्र कर चुके हैं। मौलाना साहब ने 2 सवालात उठाए थे, एक मौसम के हवाले से और एक सिक्योरिटी ख़तरात के हवाले से, कि टांक, डीआई खान, बनू, लकी मरवत, हंगू, करक वगैरह वगैरह और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी ख़तरात है। शाम के बाद इन अजला में जो मैंने KP के लिए, शाम के बाद तो वहाँ कोई घूम फिर नहीं सकता, कंट्रोल किसी और का होता है। और आप वोट मांगने के लिए जाएंगे लोगों के पास 4-5 बजे के बाद, तो जब वहाँ हुकूमत नहीं है, सरकार कोई और है, तो फिर मैं कैसे जाऊँगा लोगों के पास, आवाम के पास कैसे जाऊँगा? और मौसम सरमा में लोग बालाई इलाकों से आएंगे शहरी आबादी में, तो वो वोट के लिए कैसे जाएंगे? तो ये 2 चीज़ें हमने जिक्र किए कि देखिए, इलेक्शन अगर 8 फरवरी को आप करेंगे, जो इलेक्शन कमीशन, अदालत और ऐवानी सदर सबका मुतफिका फैसला है, मान लिया, लेकिन क्या ये आइन का तकाजा नहीं है कि आप साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए भी माहौल दें? तो अगर सिक्योरिटी ख़तरात हो, मौसम की वजह से हो, तो वहाँ हमेशा धांधली और रेगिंग का ख़तरा होता है, ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें पुरअमन माहौल दें, हमें आज़ाद माहौल दें। सर, ये आज़ाद माहौल से वैसे मुझे याद आया, मौलाना फजल रहमान साहब DI खान से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने कागजात नामजदगी अपने वहाँ से जमा करवाया। और फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने आज PTI को साथ चलने की पेशकश की है उसी हल्के से। देखिए, ये मेरे ख्याल में आसिफ अली जरदारी साहब का मुझे एक स्टेटमेंट याद है। जी, उन्होंने मना कर दिया कि PTI के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत PTI से इत्तेहाद नहीं करेंगे। अब फैसल करीम कुंडी मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात भी है, तर्जुमान। हाँ, तर्जुमान है। तो अगर वो पीपल्स पार्टी का तर्जुमान है, फिर तो मेरे ख्याल में फैसला जो आसिफ अली जरदारी साहब ने अनाउंस किया है, फिर पूरे मुल्क में वही फैसला लागू होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि जहाँ फैसल करीम कुंडी लड़ेंगे वहाँ वो फैसला नहीं है। दूसरी बात ये, अगर वो PTI को साथ मिलाते हैं, PTI को फैसल करीम कुंडी साथ मिलाते हैं, यही उनकी शिकस्त की अलामत है, वो हार जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि PTI साथ को मिलाते हैं या किसी और को, मौलाना के मुकाबले में कम से कम फैसल करीम कुंडी तो नहीं जीत सकेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मौलाना की पोजीशन वहाँ मजबूत है। फैसल करीम कुंडी ऐसे PTI जैसी पार्टी जो उनकी चेयरमैन, को चेयरमैन या चेयरमैन सदर साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने फैसला किया है कि हम PTI के साथ नहीं चल सकेंगे, और फैसल करीम कुंडी उसी पार्टी का तर्जुमान होते हुए PTI का सहारा लेते हैं। किस मकसद के लिए? मौलाना को गिराने के लिए। मेरा ख्याल यही फैसल करीम कुंडी की गिराने का सबब बनेगा। अच्छा सर, आपका ताल्लुक खुद बलूचिस्तान से मौलाना साहब, और कल जो सारा मामला हुआ, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आया, फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबने देखा, आपको लगता है मिस हैंडल हुआ है मामला? देखिए, बहुत बड़ी ज़्यादती हुई इसमें, ये एक हकीकत है, सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, तमाम पार्टियाँ, सेंट्रल की हो या सूबे की प्रोविंशियल की पार्टियाँ, इलाकाई पार्टियाँ, वो कौम परस्त हो या कोई और, जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा मिसिंग पर्सन की बात की है, लापता अफराद की बात की है, और ये जो लाशें फेंकी जा रही है, मसखशुदा लाशें, इसके ख़िलाफ़ जमीयत उलमा इस्लाम ने आवाज़ उठाई है। अब ये ख़वातीन जो तुरबत में एक बालाच शहीद होता है नौजवान, और उसकी शहादत के लिए वो निकलती हैं ख़वातीन, फिर तुरबत से कोयटा तक मार्च करते हैं, और फिर कोयटा से इस्लामाबाद तक। लेकिन इधर इस्लामाबाद पहुँचते इतनी अजियत के बाद जो ख़वातीन भी है, उनके साथ बच्चे भी है, उनका मकसद क्या है? किसी का भाई लापता है, किसी का शौहर लापता है, किसी का बाप लापता है, उसमें 12 साल की बच्चियाँ भी है, उसमें 7 साल की भी है, 6 महीने की बेटी और बच्ची भी है। अब इसको इस तरीके से हैंडल करना जिस पर पानी फेंकना
और उसको लाठीचार्ज करना, घसीटना, फिर गाड़ियों में डालना, फिर अदालत में होके झूठ बोलना। अदालत में आईजी पुलिस खड़े होके झूठ बोलते हैं। हामिद मीर को आप सुनिए। हाँ, तो इसलिए सर एक तरफ ये सारी बातें आपकी दुरुस्त, खवातीन हैं, बच्चे हैं, उनके साथ लाठीचार्ज किया जा रहा है, सड़कों पर घसीटा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसको आप शहीद का रुतबा दे रहे हैं, दर्जा दे रहे हैं, वो दहशतगर्दी में सहूलतकारी का इल्जाम है। ठीक है ना, मैं एक बात करूँ, मुझ पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है तो कानून क्या कहता है? अगर एक डाकू ये अगवाकार किसी को अगवा करते हैं तो वो 3 दिन के बाद, हफ्ते के बाद भी फ़ोन करते हैं कि इतना पैसा हमें दें, अपने भाई को ले जाओ। यहाँ तो पता ही नहीं चलता है, साल लोग तख्ते खानों में पड़े हुए होते हैं, पता ही नहीं चलता है। ये भी पता नहीं है कि मेरा शौहर, मेरा भाई, मेरा बाप जिंदा है या नहीं है। भाई हमें लाश दें, अगर आपने कहीं फेंका है उसका कब्र दिखाओ, कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरा शौहर, कहाँ है मेरा भाई। वो प्यारे मांग रहे। अगर फर्ज करिए वो दहशतगर्द है, वो दहशतगर्द है, वो जराइम में मुलव्वस है, वो इंतहा पसंदी में मुलव्वस है, वो एंटी क्या कहते हैं, रियासत दुश्मन है, तो अदालत के हवाले करें ना। अदालत के हवाले करें। अदालत के हवाले क्यों नहीं किया जाता? आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन सिर्फ अदालतों से भी तो हम देखते हैं ना कि अदम सबूत की बुनियाद पर इस तरह के दहशतगर्द निकल भी जाते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, वो भी एक बड़ा सवालिया निशान है। सर, ये साइफर केस के हवाले से बात करूंगी। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, इनकी जमानतें मंजूर हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ना वो दफात बनती हैं जो केस पे लगाई गई हैं, और ना ही साइफर से किसी दुश्मन मुल्क को फायदा पहुंचा है। इस फैसले के ट्रायल पर कोई क्या असरात देख रहे हैं? नहीं, बेल जो होती है वो टेंटेटिव असेसमेंट ऑफ द केस होती है। उसमें ट्रायल में क्योंकि एविडेंस आनी होती है, तो बेल के स्टेज पे तो कोर्ट एविडेंस डिटर्मिन नहीं कर सकती। ठीक है, तो बेल तो फंडामेंटल राइट होता है। बेल का मतलब है कि आप बंदे को अंदर क्यों रखना चाहते हैं। बेल एज ए पनिशमेंट नहीं हो सकती, एज ए प्रिवेंशन जो प्रिवेंटिव मेजर होती है। तो बेल पे तो सेटल लॉ है सुप्रीम कोर्ट का। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने समझा है कि इस केस में बेल बनती है, तो ये भी देखने कोर्ट वाइल फ्रेमिंग में चार्ज ये भी देख सकती है कि इस पर ये चार्ज बनता है या नहीं बनता। किसी भी बंदे पे कोई 2-4 पुलिस वाले चार्ज लगा दें तो जो कोर्ट होती है वो देख सकती है कि चार्ज बनता है या नहीं बनता। तो इसमें मेरे ख्याल में साइफर में उनकी ज़मानत हुई तो प्रोसिक्यूशन को काफ़ी धचका लगा है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन समझ रही थी कि हमारा केस जो है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनका सुप्रीम कोर्ट ने आज आप कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन को धचका लगा है, लेकिन अदालत ने यह भी कहा है तहरीरी फैसले में, मेमन साहब आपकी तरफ लेकर आ रही हूँ बात को, रिमार्क्स का असर ट्रायल पर पड़ना नहीं चाहिए। देखिए, किसी भी चीज़ का असर ऐसा सच होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप जनरली स्पीकिंग अगर मैं इसको, सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट इसे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मुझे याद है कि 2022 के अक्टूबर में फॉरेन ऑफिस ने ये कहा था कि कोई कॉपी साइफर की गुम नहीं है या मिसिंग नहीं है, और साइफर ने कभी, जो साइफर एक्चुअल साइफर है, उसने कभी फॉरेन ऑफिस अपने ऑफिस से बाहर कदम नहीं रखा। इन अदर वर्ड्स, दैट डॉक्यूमेंट नेवर लेफ्ट दैट ऑफिस। ठीक है, एक चीज़। नंबर 2, जो दूसरी बात जो जिस पे जस्टिस मंसूर अली शाह का रिमार्क्स थे कि इसमें कोई ऐसी खुफिया बात नहीं थी कि जिस पे मतलब किसी को नुकसान हो, किसी मुल्क को फ़ायदा हो या पाकिस्तान को नुकसान हो। अगर आप उस पूरे उसका जो, चूँकि ये लीक हो चुका है, तो उसका मतन अगर आप देखें, उसका मतन ये है कि एक हाकिम कौम एक महकूम कौम को एक किस्म का डिक्टेशन दे रही है कि आप लोगों ने ये करना है, वरना ये होगा, और अगर ये ना किया तो ये नहीं होगा, फिर हम आपसे राज़ी हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम जिस तरीके से रह रहे हैं ना, और जो हमें पिछले 50 सालों में सिखाया गया है कि बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर्स, तो व्हाई शुड वी बी बेगर्स? ये तो प्राइम मिनिस्टर का मसला नहीं है, ये तो मेरी आवाम, इस आवाम का मसला है, ये तो मेरा मसला है। मुझे एक दूसरे मुल्क चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो मुझे क्यों कहे कि भाई तुम जाके तुमने जो है ना रशिया के खिलाफ बयान देना है, तुमने यूक्रेन के हक में बयान देना है। भाई कौन होते हो आप लोग कि मुझे कहो आपने कभी किसी और मुल्क को कहा है ऐसे? ये इस डिबेट आगे बढ़ जाएगी। मेमन साहब,
क्योंकि इसमें आप लोगों की तरफ से ही फिर बहुत सारी चीज़ें आई ना, वो फिर बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी अगर ये इसी को ही हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। हमदुल्ला साहब मेरे साथ मौजूद थे, जन साहब और महमूद साहब, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं और इसी हवाले से कुछ रोज़ से नून लीग के मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हो रहा है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए पार्टी टिकट्स के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं और मुबैना तौर पर इन इजलासों में उम्मीदवारों की क़यादत से बहस भी हो गई है। पहला वाक़या जो हुआ वो 14 दिसंबर को गुजरावाला डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ के रोज़ पेश आया। साबिक लीगी MPA अशरफ अंसारी का दावा है कि पार्टी की क़यादत ने उन्हें बोलने नहीं दिया, जिस पर बात तल्ख कलामी तक जा पहुंची। मीडिया पर रिपोर्ट होने वाली खबरों के मुताबिक मियां साहब ने साबिक MPA को गार्ड्स के जरिए इजलास से बाहर निकलवा दिया। अभी इस किस्से की गूंज थमी नहीं थी कि गुज़िश्ता रोज़ ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए इंटरव्यूज़ की मीटिंग से मरियम नवाज़ और तहमीना दौलताना के दरमियान तलखीक की खबरें आईं। ज़राए के मुताबिक इजलास में पार्टी सदर शहबाज शरीफ की तरफ से ख़वातीन MPAs की तारीफ़ करने पर मरियम नवाज़ ने बेजारी का इजहार किया। इसी दौरान पार्टी की देरीना रहनुमा तहमीना दौलताना ने गुफ्तगू शुरू की तो मरियम नवाज़ ने उन्हें टोकते हुए कहा कि अपने हलके की बात ना करें, ये बताएं कि पार्टी के लिए क्या किया है। मरियम नवाज़ की बात पर तहमीना दौलताना ने तल्ख अंदाज में जवाब दिया कि आप और क्या चाहती हैं, मैं क्या मर जाऊं। पार्टी इजलास के अंदर झगड़े की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। वी न्यूज़ ने नून लीग के ज़राए के हवाले से दावा किया है कि ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की इजलास में ही लीगी वर्कर मदीहा नियाज़ी ने बात न सुने जाने का शिकवा किया तो मरियम नवाज़ ने उन्हें डांट पिलाई। मरियम नवाज़ की डांट पर मदीहा नियाज़ी ने कहा कि वो बैठने नहीं आई हैं, पार्टी के लिए अपनी कुर्बानियाँ बताने आई हैं, बाहर निकालना है तो निकाल दें। इसी दौरान पार्टी क़यादत ने हिना परवेज़ भट्ट, सबा सादिक, उज़मा बुखारी और दीगर के काम की तारीफ़ की तो मखसूस नशिस्तों के लिए आने वाली एक खातून ने हिना परवेज़ भट्ट की पार्टी के लिए कुर्बानियों पर सवाल उठा दिया। खातून ने सवाल किया कि बताया जाए कि हिना परवेज़ भट्ट की पार्टी के लिए क्या खिदमत हैं। इजलास में बढ़ती हुई ये तलखी एक मरतबा फिर पार्टी कायद नवाज शरीफ की दखल अंदाजी पर ख़त्म हुई। खबरों के मुताबिक ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के इस इजलास में उम्मीदवार ख़वातीन ने मियाँ साहब के सामने शिकायत के अंबार लगाते हुए ये शिकवा भी किया कि नून लीग में जाली तंजीम साजी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग की क़यादत पार्टी टिकट्स की तकसीम के मामले में ख़ास तौर पर पंजाब में अंदरूनी तनाज़ात में घिरी नज़र आ रही है। डॉन न्यूज़ ने नून लीग के अंदरूनी ज़राए के हवाले से दावा किया है कि पंजाब के कुछ हलकों में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ और पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज़ के पसंदीदा उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला जारी है। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुँच, नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के पान।